नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे समसामयिक की, करंट अफेयर्स की। नवंबर माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे और हम लोग अब सार संक्षेप पढ़ेंगे, जो कि करंट का क्रॉनिकल बुक की सबसे अंतिम हेडिंग समझ लीजिए या अंतिम घटक इसको समझिए, सार संक्षेप को। इसी के साथ अब आपकी ये नवंबर माह की क्रॉनिकल खत्म हो जाएगी। सार संक्षेप की वीडियो हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं और जो कुछ लोगों का निधन हो गया, महत्वपूर्ण पर्सनालिटी रहे हैं। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है 1 नंबर या 2 नंबर का। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। हम लोग सबसे पहले देखेंगे एम भंडारी। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने एम भंडारी को तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़ तोड़ अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण सफेमा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बड़ा संगठन है सफेमा, जिसका पूरा नाम है तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़ तोड़ अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण होता है। इसका अध्यक्ष बनाया गया एम भंडारी को। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण यह नहीं है। आगे बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण होगा उसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक जीके फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1946 में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ताने बाने को बुनने के लिए की गई थी, जो हमारे मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये सब भी जीके फैक्ट है, थोड़ा बहुत हम लोग ऐसे देखते चलेंगे तो आपको जीके फैक्ट भी तैयार होता रहेगा। मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना 1946 में हुई थी। मानवाधिकार आयोग की बात नहीं कर रहा, मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना 1946 में हुई थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, भारत के नए सीडीएस अनिल चौहान हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति इस माह के लिए यही मानी जाएगी। नए सीडीएस बिपिन रावत जी के निधन के बाद अब जाके सीडीएस का पद भरा गया है। तो यही इस नियुक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति यही है, और ये प्रश्न जरूर कहीं ना कहीं आएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। और यूकेपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड के रहने वाले अनिल चौहान जी। तो 30 सितंबर 2022 को अनिल चौहान को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद रिक्त था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है, इसको आप लोग देख लेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इनके बारे में देख लेते हैं। अनिल चौहान का जो जन्म हुआ था 18 मई 1961 को गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। तब गढ़वाल उत्तर प्रदेश का भाग था। हम देख लेते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पद होता है उसके बारे में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। यहाँ से प्रश्न आ भी चुका है। और इंडियन आर्म फोर्सेज का चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का प्रमुख भी होता है। सीडीएस की नियुक्ति तीनों सेनाओं के मध्य आवश्यक तालमेल के लिए किया गया, कोऑर्डिनेशन के लिए सीडीएस बनाया गया है। तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए ही सीडीएस बनाया गया है। तो तीनों सेनाओं के मध्य आवश्यक तालमेल के लिए किया गया है। कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पहले हो जाए। इसके गठन की चर्चा हुई थी कारगिल रिव्यू कमेटी में की गई थी, जो कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में कारगिल युद्ध के बाद गठित की गई थी। तो कारगिल रिव्यू समिति के सिफारिश पर ही सीडीएस का पद आया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम। उसके बाद दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत को देश के पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था। कुछ दिनों पहले उनका निधन हो गया था एक प्लेन दुर्घटना में। उसके बाद हम बात करेंगे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, बहुत चर्चा में रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी। यह भी नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नालसा का चेयरमैन बना दिया गया है और वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, ये भी नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। नालसा के तो कार्यकारी अध्यक्ष थे ही, और अभी जब हम आज बात करें तो अब भारत के चीफ जस्टिस हो चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश। हम देख लेते हैं जीके फैक्ट के रूप में राष्ट्रीय कानूनी सेवा न्यायाधिकरण का क्या है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन जो हुआ था वर्ष 1995 को समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। एक महत्वपूर्ण सन है कि कब बना था, तो बना था 1995 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। उसके बाद इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। और जो इसका कार्यकारी अध्यक्ष हो गया, समझ लीजिए उसका मुख्य न्यायाधीश बनने का रास्ता खुल गया है, क्योंकि उस जो भी सीजीआई होगा उसके नीचे वाला व्यक्ति ही इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिज ट्रिस बनी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री
अब वर्तमान में जो आज हम बात कर रहे हैं तो लिज ट्रेस नहीं रह गई हैं, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन लिज ट्रेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। लिज ट्रेस को प्रधानमंत्री बनने वाली तीसरी महिला है ब्रिटेन की। मार्गरेट थैचर पहली और थेरेसा मे दूसरी महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री ब्रिटेन की। तो इतना बस ध्यान लेना है। बात कर लेते हैं कुछ जीके फैक्ट की जो ब्रिटेन से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड देशों का एक समूह है। यूनाइटेड किंगडम कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो इसमें शामिल है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, दोनों देशों का समूह। जो दक्षिणी आयरलैंड है वो इसमें नहीं शामिल है यूके में। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। कौन कौन शामिल है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। राजधानी की बात करें लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो थेम्स या टेम्स ऐसा लिख किया जाता है। तो थेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। एक महत्वपूर्ण जीके फैक्ट यह भी है। आगे बात करेंगे हम लोग कि पीएम केयर्स फंड न्यास बोर्ड के सदस्य बन गए हैं रतन टाटा। ध्यान दे लेंगे, इसको पूछा जा भी सकता है कौन बनाए गए हैं। रतन टाटा कौन से उद्योगपति को उसमें शामिल किया गया है पीएम केयर्स फंड न्यास बोर्ड में मेंबर के रूप में? तो हैं रतन टाटा जी। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 20 सितंबर 2022 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम केयर्स फंड के न्यासी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुए। बैठक में टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को पीएम केयर्स फंड के न्यास बोर्ड का मेंबर नामित किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति हैं केटी थॉमस, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा को भी सदस्य बनाया गया है। किसमें? पीएम केयर्स फंड के न्यास बोर्ड में, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में इनको लोगों को मेंबर बनाया गया। हम लोग देख लेते हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में चर्चा में रहता है। इसकी स्थापना हुई थी 27 मार्च 2020 को नई दिल्ली में। पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत पंजीकरण था। पंजीकरण अधिनियम, इस अधिनियम को भी याद कर लेंगे। पंजीकरण एक्ट है 1908, इसके तहत 27 मार्च 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या किसी अन्य प्रकार की आपात स्थिति, आपदा या संकट से संबंधित किसी भी प्रकार की राहत या सहायता करने के लिए मानव निर्मित या प्राकृतिक, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल या दवा सुविधाओं के निर्माण या उन्नयन, अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे, वित्त पोषण शामिल है। तो इन सब के लिए मदद की जा सकती है इससे। पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसका पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। पीएम केयर्स का पूरा नाम है, याद कर लेंगे, इसको याद रहना चाहिए, चर्चा में रहता है। पीएम केयर्स फंड की मदद से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत 4345 बच्चों को सहायता दी जा रही है जो कि कोरोना से प्रभावित हैं। निधन देखते हैं कुछ लोगों का हुआ है जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी से। उप्पलपति कृष्णम राजू निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, अभिनेता थे, इनका निधन हो गया। आगे बात करते हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। शारदा पीठ द्वारिका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 98 वर्ष की उम्र निधन हो गया। तो कोई ये सब बहुत पूछा नहीं जाएगा, ये पूछा जा सकता। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में पूछा जा सकता, बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं। तो 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की सबसे लंबे 70 साल तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की उम्र में बालामोरल में निधन हो गया। यही पूछा जा सकता है कि कितने साल तक इन्होंने राज किया है। तो 70 साल, इस डाटा को याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। और कितने प्रधानमंत्रियों को इन्होंने शपथ दिलाई है, यह पूछा जा सकता है। तो वो होगा 15। महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें विंस्टन चर्चिल से लेके अभी जो महिला हुई है लिज ट्रिस, ये भी शामिल थी। इसी के बाद इनका निधन हुआ। तो ये 2 फैक्ट इसमें से बन सकते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल 70 ईयर्स और 15 प्रधानमंत्रियों को उन्होंने शपथ दिलाई। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और राज परिवार के लंदन स्थित मुख्य आवास जो है बकिंघम पैलेस ने महारानी के निधन के बाद परंपरा अनुसार प्रिंस चार्ल्स 73 को किंग और उनकी पत्नी कैमिला को क्वीन की उपाधि प्रदान कर दी। और भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी सम्मान व्यक्त करने के लिए। और तो जो इनका मतलब अब राजा हुए वो हो गए हैं प्रिंस चार्ल्स, उनके लड़के हैं, और उनकी वाइफ को मिला है क्वीन की उपाधि जो कि कैमिला नाम है। जस्टिस कमल नारायण सिंह
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कमल नारायण सिंह का प्रयागराज में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए या किसी अन्य यूपी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहे। जस्टिस हटा के ही पूछेगा कि कमल नारायण सिंह क्या थे। तो ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, तो पूछा जा सकता है। और जस्टिस कमल नारायण सिंह देश में सबसे कम 17 दिनों तक कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस रहे। तो यह अभी एक फैक्ट हो गया कि सबसे कम दिनों तक कौन रहे हैं चीफ जस्टिस, जस्टिस कमल नारायण सिंह। बात करेंगे अभिजीत सेन, प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व मेंबर। अभिजीत सेन का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष रहे, CACP के अध्यक्ष भी रहे, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, ऐसे बहुत से लोग निधन हो गया है। इसको आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इतिहासकार OB शेखी, तो इतिहासकार रहे OB शेख अली, इतना जान लेते हैं, इनका निधन हो गया है। उसके बाद हम लोग और देखते हैं भारतीय मुक्केबाज बिरजू साहू, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज बिरजू साह का झारखंड के जमशेदपुर में 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बहुत कम उम्र थी। JPSC एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न 100% बन जाता है, बाकी अन्य किसी एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिरजू साहू एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों दोनों पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट इनके साथ जुड़ा हुआ है। बिरजू साह जो थे, साहू बोल रहा हूँ मैं, बिरजू साह एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों दोनों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे। तो यह फैक्ट है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। बात करेंगे TV शंकर नारायण, कर्नाटक के गायक थे। TV शंकर नारायण निधन हो गया चेन्नई में, कोई बात नहीं। रामचंद्र मांझी एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, खासकर BPSC के एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण, चाहे BPSC हो चाहे BSSC हो, इन दोनों परीक्षाओं के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार के भोजपुरी लोग रंगमंच कलाकार रामचंद्र मांझी का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म हुआ था बिहार के सारण जिले में। तो ये भी याद रखना है कहाँ पे जन्म हुआ, ये सब क्वेश्चन BPSC में पूछा जाता रहता है। मांझी भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध लोक कलाकार और भोजपुरी कवियों की मंडली के सबसे पुराने सदस्य थे। तो मांझी को भोजपुरी शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध लोक कलाकार और भोजपुरी कवियों की मंडली के सबसे पुराने मेंबर थे। तो याद रखेंगे किस जिले से थे, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है किस जिले से है, तो इस सारण जिले से रहने वाले, जिसको छपरा बोलते हैं। और एक बात GK फैक्ट देख लेते हैं, ये भी BPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोक संस्कृति है। लौंडा नाच बिहार की एक प्रमुख भोजपुरी लोक कला है, जिसमें गीत, नृत्य, कॉमेडी, व्यंग और थिएटर शामिल होते हैं। इस कला में पुरुष प्रदर्शन के दौरान साड़ी, ब्लाउज, लंबे बालों वाली बिग पहनकर महिलाओं का रूप धारण करते हैं। इसको लौंडा नाच बोलते हैं। बिहार का एक प्रमुख भोजपुरी लोक कला है। तो इसके बहुत बड़े कलाकार थे कौन, रामचंद्र मांझी। तो BPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, किस जिले से संबंधित थे। और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, तो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे। आगे इनके बारे में देख लेते हैं। इन्हें 2017 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया और 2021 में ही रामचंद्र मांझी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद BB लाल के बारे में बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक BB लाल का निधन हो गया। इनको पद्म भूषण मिला था 2000 में और 2021 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं BB लाल, याद रखेंगे। पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित रहे, महानिदेशक भी रहे, तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट था। प्रोफेसर लाल ने इस तरह का समर्थन किया कि राम मंदिर उस स्थान पर मौजूद था जहां कभी बाबरी मस्जिद थी। प्रोफेसर लाल उन व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्होंने राम मंदिर का हमेशा समर्थन किया कि वहां पे बाबरी मस्जिद जहां बनी हुई थी 90 के पहले, वहां पे राम मंदिर था पहले कभी। उन्होंने हमेशा इसका समर्थन दिया। नरेश कुमार, नाम आपने नहीं सुना होगा, पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का कोलकाता में निधन हो गया। तो पूछा जा सकता है, यह भी टेनिस प्लेयर रहे हैं, देश के लिए खेले हैं। तो नरेश कुमार, हम लोग नाम नहीं सुने हैं, तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, पूछा जा सकता है, चर्चा में रहे। नरेश कुमार किससे संबंधित हैं, तो टेनिस से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं राजू श्रीवास्तव, कौन नहीं जानता इनको, मशहूर कॉमेडियन, निधन हो गया। अगर आ जाएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, ये हाल ही में चर्चा में रहे। राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। या किससे संबंधित थे, तो कॉमेडी थे, कॉमेडी कलाकार थे, एक्टर थे। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन भी रहे। जब निधन हुआ तब उस समय वो क्या थे, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन रहे, मुख्यमंत्री का भी करीबी रहे। तो पूछा जा सकता है।
इसी के साथ सार संक्षेप में निधन और चर्चित व्यक्ति, ये दोनों चर्चित व्यक्तियों में नियुक्ति जो है, चर्चित नियुक्तियाँ, ये दोनों ही पे समाप्त होते हैं। इसका एक और भाग आएगा अगले वीडियो में सार संक्षेप का ही, जिसमें पुरस्कार होगा, युद्धाभ्यास, ये सब शामिल होगा और खत्म हो जाएगा पूरा क्रॉनिकल। अंत में एक बात कहना चाहेंगे, वीडियो आपने जिसको भी पसंद आया वीडियो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।